एसेट मैनेज करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि अपने आप में ये एक पूरी दुनिया है। दुनिया के बड़े से बड़े क्राइसिस, बड़े बड़े फैसलों के पीछे इस कंपनी का ही हाथ होता है। कौन सी गवर्नमेंट कब कौन सा फाइनेंशियल स्टेप लेगी, कौन से मुल्क की पॉलिटिक्स कैसे उसके फाइनेंस पर असरअंदाज होगी, ये सब फैसले ब्लैक रॉक की रजामंदी से किए जाते हैं। स्टॉक मार्केट से लेकर मीडिया तक, कोयले की तिजारत से लेकर एनवायरमेंटल सेक्टर तक में इस कंपनी का राज है। द इन्फो विजिट के इस एपिसोड में खुशामदीद। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्लैक रॉक जो कि 9.4 ट्रिलियन डॉलर से जायद के एसेट्स की मालिक है, ये एक बहुत ही बड़ा फिगर है। दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क की भी जीडीपी इतनी नहीं होती जितनी कि इस कंपनी की वेल्थ है। इसके सीईओ लैरी फ्रिंक हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में बीए करने के बाद फाइनेंस की दुनिया में कदम रख लिया था। ये सुनने में काफी अजीब लगता है कि सियासत पढ़ने वाला शख्स एकदम से फाइनेंस की दुनिया में आ जाता है, मगर लैरी ने शायद इस बात को अच्छे से समझ लिया था कि अगर दुनिया पर राज करना है और दुनिया भर की गवर्नमेंट्स को अपनी मुट्ठी में करना है, तो सरमाया कराना निजाम से ज्यादा बेस्ट तरीका और कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने दुनिया पर राज करने के लिए अपनी खुद की एसेट्स मैनेज करने वाली कंपनी की बुनियाद रखी। ब्लैक रॉक कोई छोटा नाम नहीं है, बल्कि आपको ये सुनकर हैरत होगी कि दुनिया भर की गवर्नमेंट्स अपने सरकारी मुलाजमीन की पेंशन्स और तनख्वाहों से कट किए जाने वाले पैसे को अपने ही मुल्क पर लगाने की बजाय ब्लैक रॉक को दे देती हैं, जिसे ब्लैक रॉक आगे इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेती है और इसका एक छोटा सा हिस्सा इन गवर्नमेंट्स को भी देती है। दुनिया में कोई ऐसा मशहूर ब्रांड या कंपनी नहीं है जिसके कुछ % शेयर्स ब्लैक रॉक ने ना खरीद रखे हों। आइए जानते हैं कि आखिर किस तरह ये कंपनी इतनी ताकतवर बनी और किन किन जगहों पर इसे दूसरी कंपनीज की मुखालिफत का सामना करना पड़ा। ब्लैक रॉक की बुनियाद साल 1988 में लैरी फ्रिंक और उनके 7 साथियों ने मिलकर रखी थी। इस कंपनी को बनाने का मकसद क्लाइंट्स को एसेट मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करना था। ब्लैक रॉक बनाने के पीछे लैरी फ्रिंक के एक बहुत बड़े लॉस की कहानी है। लैरी ने दरअसल अपनी खुद की कंपनी शुरू करने से पहले द फर्स्ट बॉस्टन कॉर्पोरेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। उनका ये सफर काफी अच्छा जा रहा था, मगर एक दिन लैरी के ओवर कॉन्फिडेंस में की गई एक गलत प्रेडिक्शन की वजह से द फर्स्ट बॉस्टन को $90 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। लैरी ने अब तक इस कंपनी को बहुत ही ज्यादा पैसा कमा कर दिया था, मगर जब कंपनी को उनकी वजह से इतना भारी नुकसान हुआ तो उन्होंने लैरी को कंपनी से निकालने का फैसला किया। लैरी इससे पहले मार्केट में अपनी अच्छी साख बना चुके थे। इस लॉस के बाद और कंपनी से निकाले जाने के बाद उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो मार्केट में अपना भरोसा खो चुके थे। ये सूरत हाल उनके लिए काफी परेशान कुन थी, मगर इससे भी ज्यादा जिस चीज ने लैरी की ईगो को हर्ट किया था वो था बेइज्जत करके कंपनी से निकाला जाना। कंपनी से निकाले जाने के बाद लैरी ने अपनी एक खुद की एसेट मैनेज करने वाली कंपनी शुरू करने का फैसला किया। उनके पास एक अच्छी टीम तो थी, मगर अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। यहीं से हमारी कहानी में एक नई कंपनी ब्लैकस्टोन ग्रुप की एंट्री होती है। लैरी इस कंपनी के सीईओ के पास जाते हैं और उन्हें अपना बिजनेस प्लान बताते हैं। उनके प्रपोजल को कबूल करते हुए ब्लैकस्टोन ग्रुप के सीईओ लैरी और इसकी टीम को $5 मिलियन दे देते हैं। ब्लैकस्टोन ग्रुप जो कि एक ब्रांड था, उसके साथ काम करके और उसी के नाम पर ब्लैकस्टोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनाकर लैरी बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहे थे। मगर दूसरी तरफ ब्लैकस्टोन ग्रुप इस नई कंपनी में अपनी हैसियत खो रही थी। ये सब देखकर ब्लैकस्टोन ग्रुप के सीईओ ने एक फैसला किया और अपने इस कंपनी में मौजूद शेयर्स को बेच दिया और यूं वो इस कंपनी से अलग हो गए। दूसरी तरफ लैरी ने कंपनी को ब्लैक रॉक का नाम दे दिया। 1 अक्टूबर 1999 को ब्लैक रॉक एक पब्लिक कंपनी बन गई। 1999 के आखिर तक ब्लैक रॉक $165 बिलियन के असासे मैनेज कर चुकी थी, जिससे ब्लैक रॉक की अहमियत में इजाफा हो गया था। 2013 में फॉर्च्यून ने ब्लैक रॉक को अपनी 50 सबसे बेहतरीन कंपनीज की लिस्ट में शामिल किया था। साल 2014 में ब्लैक रॉक के अंडर मैनेज होने वाले एसेट्स $4 ट्रिलियन तक जा पहुंचे थे, जिसकी वजह से इस कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी माना जाने लगा है। ब्लैक रॉक को दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी भी माना जाता है। इसकी वजह इसके हर बड़ी कंपनी में अच्छे खासे शेयर्स होने के साथ साथ सबसे ज्यादा फाइनेंशियल एक्टिविटीज करना भी है। यही वजह है कि ब्लैक रॉक को दुनिया का सबसे बड़ा शैडो बैंक भी कहा जाता है। इतनी कामयाब कंपनी होने के बाद इसके बारे में कोई कॉन्स्पिरेसीज ना हो, ये कैसे मुमकिन है? इस कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा ये बात मशहूर है कि ये फॉक्स न्यूज और डोमिनियन वोटिंग सिस्टम्स दोनों के मालिक हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ब्लैक रॉक में यहूदी
और फ्री मेसन्स इन्वॉल्व हैं। और ये बात एक हद तक सही भी है, क्योंकि फ्री मेसन्स एक ऐसी तंजीम है जो तकरीबन 1 सदी से दुनिया भर को सरमायाकारी निजाम में ढालकर अपने कंट्रोल में करना चाहती थी, और वो इसमें कामयाब भी हो गई। और ये तो हम सबको पता है कि फ्री मेसन और इस जैसी दूसरी खुफिया तंजीमें यहूदियों के अंडर चलाई जाती हैं। ब्लैक रॉक हकीकत में बिल्कुल एक ऐसी ही कंपनी है जो इंतहाई खामोशी से दुनिया भर के सरमायाकारी निजाम को अपने कंट्रोल में रखे हुए है। ये कंपनी दुनिया का 90% मीडिया ओन करती है, यानी कि दुनिया का हर बड़ा न्यूज चैनल इस कंपनी के अंडर ही काम करता है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी में, जिनमें गूगल, एप्पल भी शामिल हैं, उन सब में इसके अच्छे खासे शेयर्स मौजूद हैं। इस कंपनी को लेकर एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि यहूदी और इस कंपनी के 8 फाउंडिंग मेंबर्स में से एक रॉबर्ट कैपिटो कोविड एजेंडा के जिम्मेदार हैं। ब्लैक रॉक सोशल मीडिया कंपनीज के अलावा और भी बहुत सी कंपनीज और इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, जिनमें इन्वायरमेंटल सेक्टर भी शामिल है। दिसंबर 2018 तक ये कंपनी कोयले से चलने वाले पावर स्टेशंस में दुनिया की सबसे बड़ी सरमायाकार कंपनी थी। ब्लैक रॉक के पास किसी भी दूसरी कंपनी के मुकाबले में तेल, गैस और थर्मल कोयले के ज़खायर सबसे ज्यादा थे। इस कंपनी के इतने ज्यादा ज़खायर होने की वजह से दूसरे इन्वायरमेंटल ग्रुप्स, जिनमें अमेज़न वॉच, सियरा क्लब भी शामिल थे, उन्होंने ब्लैक रॉक के खिलाफ एक ब्लैक रॉक्स बिग प्रॉब्लम के नाम से कैंपेन लॉन्च की, जिसके बाद जगह जगह पर ब्लैक रॉक के खिलाफ इन्वायरमेंटल ग्रुप्स ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। और एक ग्रुप ने तो फ्रांस में मौजूद इस कंपनी के ऑफिस के बाहर दीवारों और फर्श पर ऐसे जुमले लिखे जिनमें ब्लैक रॉक को दुनिया भर में होने वाले ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स का जिम्मेदार ठहराया गया था। जिसके बाद 2020-2021 में ब्लैक रॉक ने अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी तब्दील कर ली। पॉलिसी तब्दील करने के फैसले पर लैरी का कहना था कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सरमायाकारी के फैसले लेने के लिए एक की गोल साबित होगी। क्लाइमेट चेंजिंग के साथ साथ ब्लैक रॉक को अमेज़न के जंगलात काटने पर भी काफी क्रिटिसाइज किया गया था। साल 2021 में अगस्त के महीने में ब्लैक रॉक ने चाइना में अपने कदम जमाने का सोचा और तकरीबन $1 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट जमा करके चाइना में अपना पहला म्यूचुअल फंड सेटअप किया। इस सेटअप के लिए ब्लैक रॉक ने हजारों चाइनीज इन्वेस्टर से बातचीत करने के बाद $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जमा की थी। ब्लैक रॉक वो पहली गैर मुल्की कंपनी थी जिसे चाइना की गवर्नमेंट ने चीन के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मुकम्मल तौर पर बिजनेस करने की इजाजत दी थी। अक्टूबर 2021 में एक नॉन प्रॉफिट ग्रुप कंज्यूमर्स रिसर्च ने ब्लैक रॉक की चीनी हुकूमत के साथ ताल्लुकात पर तनकीद करते हुए इस कंपनी के खिलाफ एक एड कैंपेन चलाई। दिसंबर 2021 में ये खबर सामने आई कि ब्लैक रॉक चाइना में 2 ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा था जिसे अमेरिकी हुकूमत ने ह्यूमन राइट अब्यूजेस के इल्जामात में ब्लैक लिस्ट कर दिया था। ब्लैक रॉक के अगेंस्ट इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और कैंपेन्स के बाद भी ये कंपनी आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और इसकी टक्कर की आज तक कोई भी कंपनी सामने नहीं आ सकी। तो ये तो थी ब्लैक रॉक की हकीकत। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय से आगाह कीजिए। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द इन्फो विजिट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।